सेक्शन 15 से संबंधित जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या रहती हैं। एक कभी कभी एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि मुझे जनवरी फरवरी की सैलरी नहीं मिली, या दिसंबर जनवरी फरवरी की सैलरी नहीं मिली और वो अगले साल जून जुलाई में मिल गई है, तो क्या मैं इस साल के टैक्स रिटर्न में उसे शामिल करूं या ना करूं। तो ये इसका आंसर आपको मिलेगा सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 कहता है कि फर्स्ट पार्ट, अगर आपको सैलरी ड्यू हो गई है, चाहे वो आपको रिसीव हुई या नहीं। अब सवाल यह है कि ड्यू का क्या मतलब है। ड्यू का मतलब है व्हेन लीगल राइट टू रिसीव इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ एसएससी, इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। जब आपको किसी सैलरी को पाने का लीगल राइट हो गया है, जब आपको कानूनी तौर पर उस सैलरी को पाने का अधिकार है, तब आपको वो सैलरी ड्यू मानी जाती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो जिस महीने आप काम करते हैं उस महीने के अगले महीने की पहली तारीख को ड्यू होती है। तो इसका मतलब जब पहली तारीख आ जाएगी तो आपको वो सैलरी ड्यू मानी जाएगी। तो अगर आपने दिसंबर, जनवरी और फरवरी में काम किया तो दिसंबर की जनवरी पहली जनवरी को ड्यू हो गई, जनवरी की पहली फरवरी को ड्यू हो गई और फरवरी की 1 मार्च को ड्यू हो गई। और ये सैलरी अगर आपको अगले जून में मिल रही है या दिसंबर में मिल रही है, तब भी आपको इसी साल में उस पर टैक्स पे करना है। दूसरा, कुछ लोगों की एक समस्या रहती है कि वो पार्ट टाइम बेसिस पे काम कर रहे हैं, फुल टाइम बेसिस पे काम कर रहे हैं, टेम्परेरी बेसिस पे हैं, एडहॉक बेसिस पे हैं, या गेस्ट टीचर्स हैं, या मान लो इस तरह से किसी तरह से भी जो है अगर वो काम कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या उनकी ये सैलरी इनकम है, क्या उनको सैलरी इनकम के तौर पर इस पर टैक्स पे करना है या किसी और बेसिस पर टैक्स पे करना है। कई डिपार्टमेंट्स में कई लोग टेम्परेरी बेसिस पर लगे हुए हैं और उनकी टैक्स रिडक्शंस जो है 10% के तौर पर, प्रोफेशनल पेमेंट के तौर पर हो रही है। पर सवाल ये है कि क्या उसे प्रोफेशनल बेसिस पर उस पर टैक्स पे होना चाहिए या उसको सैलरी बेसिस पर टैक्स पे होना चाहिए। तो यहाँ सेक्शन 15 में इसका दूसरा जो है इसका आंसर है कि पेयर और पेई के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। इनकम टैक्स पार्ट टाइम, फुल टाइम, परमानेंट, टेम्परेरी, इन बेसिस पर जो है कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है इन चीज़ों को। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो उसे सैलरी हेड में चार्जेबल होना चाहिए। सवाल यह है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कब एग्जिस्ट करता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप तब एग्जिस्ट करता है जब कोई आदमी आपके वे ऑफ वर्किंग, आपके काम करने का ढंग, आपके काम करने का समय, ये सब तय करता है। यानी कि आपके ऊपर कोई सुपरविजन होता है, कब काम करोगे कब नहीं करोगे, ये सब दिशा निर्देश कोई तय करता है, आपके ऊपर सुपरविजन होता है। तब डेफिनेटली आप एक एम्प्लॉय की कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा आपके वे ऑफ वर्किंग तय नहीं कर सकता, आपके काम के घंटे तय नहीं कर सकता, तो फिर ये माना जाना चाहिए कि वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में या किसी दूसरी कैपेसिटी में काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई आदमी किसी इंस्टीट्यूशन में एक नियत समय पर जाता है और जो उसको काम बताया जाता है उसके हिसाब से काम करता है, तो वहाँ पर भले ही वो टेम्परेरी बेसिस पर हो, वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करता हुआ नहीं माना जाना चाहिए और उसको सैलरी हेड के अंतर्गत ही चार्जेबल होना चाहिए। इसके बाद जो डिडक्शंस हैं सेक्शन 16 की, सेक्शन 16 में पहले 3 तरह की डिडक्शन हुआ करती थी। उसमें एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ करता था, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन हुआ करता था, और प्रोफेशनल और जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स का डिडक्शन हुआ करता था। ये सब स्क्रैप हो गया है, तो इसका तो कोई
अब मीनिंग रह नहीं गया। सेक्शन 17 में कुछ मीनिंग है, जैसे सैलरी का क्या अर्थ है, जैसे पर्क्स, जो पर्क्विजिट्स आपको मिलते हैं सेक्शन 17(2) में, उस सेक्शन 17(2) बताता है कि वो पर्क्विजिट्स और पर्क्स क्या हैं और किन को पर्क्विजिट्स माना जाना चाहिए, किन को सुविधाएं माना जाना चाहिए, और फिर उनका वैल्यूएशन कैसे होता है, और इसके अलावा वैल्यूएशन के रूल्स हैं। और सेक्शन 17(3) में प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, कि वेतन के बदले अगर आपको कोई लाभ मिल रहा है तो वो क्या है और उसका वो कैसे टैक्सेबल होगा। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो आप सवाल पूछते हैं, उससे संबंधित यहाँ पर चर्चा होनी है। तो इसके साथ साथ जो सैलरी हेड में हमने ये देखा कि दो प्रॉब्लम्स हमने अभी इसमें सेक्शन 15 में कंसीडर की। इसके अलावा अब एग्जम्पशन से रिलेटेड, अगर आपको कोई इनकम हो रही है और अगर एम्प्लॉयर से कोई इनकम हो रही है, एम्प्लॉयर आपको कोई इनकम दे रहा है, तो क्या उनमें से किसी इनकम के अगेंस्ट आपको कोई एग्जम्पशन मिलना है। इनकम एग्जम्पशन के लिए देखें तो सेक्शन 10 में आपको एग्जम्पशंस दी गई हैं, और सेक्शन 10 में एक सेक्शन 10(13)(a) है जो हाउस रेंट अलाउंस से रिलेटेड है, और अक्सर बहुत सारे लोग इसी पर कंफ्यूज रहते हैं जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं। और दूसरा सेक्शन 10(14) है जहां पर स्पेशल अलाउंसेज हैं, बहुत सारे स्पेशल अलाउंसेज हैं जिनको आप कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। इनमें कुछ अलाउंसेज ऐसे हैं कि जिनको जो आप फुली एग्जम्प्ट हैं, कुछ ऐसे हैं कि जब आप यूटिलाइज कर लेते हैं पूरा का पूरा तो आपका पूरा एग्जम्प्ट हो जाता है, और कुछ ऐसे हैं कि जो पार्शली एग्जम्प्ट हैं। तो सेक्शन 10(14) के स्पेशल अलाउंसेज हैं। और इसके बाद जो डिडक्शंस आपको मिलनी है, डिडक्शंस कैसे कैसे आपको मिलेंगी, ये हम चैप्टर 6A की तरफ जाएंगे। तो चैप्टर 6A में 80C से लेकर 80U के डिडक्शंस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जब हम दूसरे हेड्स की इनकम को यहाँ कंसीडर करते हैं तो उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। और उसमें से विशेष करके जब आप हाउस लोन पर कोई इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसके लिए क्या छूट मिलनी चाहिए और कैसे छूट मिलेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस की छूट किस तरह से मिलनी है, और अक्सर बहुत सारे सवाल इस पर आते हैं और बहुत सारे सवाल इस पर पूछे जाते हैं कि हमको इस छूट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो सेक्शन 10(13)(a) में जो भी हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है उसमें से कितनी छूट मिलेगी। सेक्शन 10(13)(a) कहता है कि 3 चीजों में जो सबसे कम है उसकी आपको छूट मिलेगी। 3 चीजें क्या हैं? नंबर 1, जितना हाउस रेंट अलाउंस आपको मिल रहा है। नंबर 2, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। वेतन के 10% से जितना अधिक किराया आप भुगतान कर रहे हैं। वेतन में क्या शामिल है? वेतन में एक तो बेसिक पे शामिल है, दूसरा आपका डीए शामिल है, और तीसरा अगर कोई कमीशन फिक्स्ड रेट के हिसाब से आपको मिल रहा है, मानी परसेंटेज बेसिस पर आपको मिल रहा है कि टर्नओवर, अगर आप 1 लाख रुपए की सेल करेंगे तो आपको 1% मिलेगा, 2 लाख करेंगे तो आपको 2% मिलेगा, जो भी अगर परसेंटेज बेसिस पर अगर आपको टर्नओवर का फिक्स परसेंटेज मिल रहा है तो वो कमीशन भी शामिल है। तो अगर बेसिक पे, डीए और इस तरह से फिक्स परसेंटेज वाला जो कमीशन है, इन तीनों को जोड़ लीजिए, इन तीनों को जोड़ करके उसका 10% निकाल लीजिए। अब देखिए कि किसी महीने आप इस 10% से ज़्यादा किराए का भुगतान कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो
वो सेकंड फिगर वो होगी रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा आता है 40% ऑफ सैलरी। इसी सैलरी का जो अभी बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन, इस सैलरी का 40%, और अगर 4 मेट्रो सिटीज़ हैं तो उनमें 50% ऑफ सैलरी। तो आपको इन तीनों में जो सबसे कम है वो देखना है। एक तो जितना हाउस रेंट अलाउंस आपको मिला, दूसरा रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा 40% ऑफ सैलरी, और मेट्रो सिटीज़ में 50% ऑफ सैलरी। तो इन तीनों में जो सबसे कम होगा उतने की आपको छूट मिलेगी। देखिए, क्योंकि अगर इस पे कोई टेक्निकल बात लगती है तो आप एक सिंपल सा, एक सीधा सा फॉर्मूला ले लीजिए जो अक्सर सबसे कम आता है इनमें से, वो आता है रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। तो आप बेसिक सैलरी प्लस डीए, अगर आपका डीए या ग्रेड पे जो भी है, उन सबको जोड़ दीजिए और महीने में देखिए कि कितना आया, उसका 10% निकाल लीजिए। 10% से अगर आप ज़्यादा किराया पे कर रहे हैं, अगर आप 10% तक किराया पे कर रहे हैं तो आपको छूट नहीं मिलनी है। जैसे अगर ये 10% मिला करके 40,000 रुपये हुआ और आप 3,000 रुपये पर मंथ किराया दे रहे हैं, तो 40,000 का 10% हुआ 4,000, और आप किराया दे रहे हैं 3,000, तो कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर किराया दे रहे हैं आप 4,000, तब भी कोई छूट नहीं मिलेगी। आप किराया दे रहे हैं 4,200 रुपये पर मंथ, तो आपको 200 रुपये की छूट मिलेगी। अगर किराया आप 5,000 दे रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये की छूट मिलेगी। तो अगर रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी कोई फिगर निकल रही है, अगर सैलरी के 10% से ज़्यादा कोई किराया आप पे कर रहे हैं, तभी आपको हाउस रेंट अलाउंस की छूट मिलनी है। अदरवाइज आपको हाउस रेंट अलाउंस की कोई छूट नहीं मिलेगी।